Hello students, a very good morning to all of you. Okay, I hope you all are fine. Okay, last class हम अपने chapter redox reaction में we were discussing about oxidizing agent, reducing agent. वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि what is the n factor for bases, बेसिस के लिए n फैक्टर क्या होते हैं, और उसके साथ ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए n फैक्टर कैसे अपन देखेंगे. वहाँ पर अपन चर्चा कर रहे थे पोटेशियम पर मैग्नेट की, है ना. पोटेशियम पर मैग्नेट जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि पोटेशियम पर मैग्नेट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के साथ साथ क्या करता है, वो अलग अलग मीडियम में, है ना, अलग अलग मीडियम में अलग अलग एन फैक्टर भी शो करता है. जहाँ पर ये डिस्कस किया था कि पोटेशियम मैग्नेट में जो मैग्नेट आयन होता है, पर मैग्नेट आयन होता है, यानी कि MnO4-1, ठीक है, वो एसिडिक मीडियम में Mn+2 में चेंज होता है. वो स्लाइटली बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम में, ठीक है, +4 में चेंज होता है, जहाँ से अपन एन फैक्टर क्या देखा था हम लोगों ने, 3 देखा था, ठीक है. और उसके साथ साथ अगर अल्कलाइन मीडियम हो या फिर बेसिक मीडियम हो तो पर मैंगनेट आयन जो है वो मैंगनेट आयन में चेंज हो जाता है, यानी कि MnO4-2, यानी कि जहाँ पर एन फैक्टर उसका कितना आ जाता है, 1, ठीक है. बीइंग अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 ऑल्सो यूज्ड टू कन्वर्ट, ठीक है, वो उसके कन्वर्जन में भी यूज होता है, यानी कि वो डिफरेंट आयंस को डिफरेंट आयन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि एसिडिक मीडियम में वो अलग अलग आयंस को क्या कर देता है, कन्वर्ट भी कर देता है. तो अपन आज की क्लास में क्या देखेंगे, कन्वर्जन देखेंगे कि KMnO4 का कन्वर्जन अलग अलग क्या है, और उसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो जस्ट KMnO4 की बात पढ़ेंगे हम लोग, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो एसिडिक मीडियम में किस आयन को किस आयन में क्या कर देता है, कन्वर्ट. तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, कन्वर्जन ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम. बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खासकर इसको आप एप्लीकेशन ऑफ KMnO4 भी बोलोगे, और ये रेडॉक्स में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, क्लियर ना. और पूरे इनऑर्गेनिक में भी आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलता है. इसके अलावा, ठीक है, खासकर नीट में तो नहीं आता है, ठीक है, नीट में तो आता नहीं, बट आप जब 12th में जाओगे आपके जो प्रैक्टिकल्स होंगे ना, आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वहाँ पर आप पढ़ते हो कि रेडिकल का टेस्ट, आयंस का टेस्ट, ठीक है, कैटायन या एनायन का टेस्ट, वहाँ पर आप सॉल्ट का टेस्टिंग भी करते हो. तो सॉल्ट के टेस्टिंग में आप जब इसको पढ़ोगे तो टाइट्रेशन नाम का एक टॉपिक है. तो टाइट्रेशन आप जब प्रैक्टिकल में करते हो तो वहाँ पर आपको ये पूछा जाता है, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी कि KMnO4 जो है इस मीडियम में ये कहाँ चेंज हुआ है, उसका कलर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है. और जेईई में अगर आप होते तो फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस नाम का एक टॉपिक है जो एडवांस में पढ़ाया जाता है. आपके उतना काम नहीं है, हाँ, जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ जाएंगे वो अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. थोड़े बहुत आपको प्रैक्टिकल से मिल जाता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें पता होती हैं. तो चलो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं हम लोग. तो हेडिंग डालना, कन्वर्जन ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम. कन्वर्जन ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम. मीडियम को ध्यान रखिएगा, मीडियम कैसा है, एसिडिक है. देखो सबको पता है KMnO4 जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. तो इट यूज टू कन्वर्ट फर्स्ट Fa+2 टू Fe+3. ये Fe+2 को Fe+3 में चेंज कर देता है. रिएक्शन लिखिए, देखो रिएक्शन क्या है, KMnO4, अच्छा यहाँ पर KMnO4 को अपन हटा देते हैं, सिंपल MnO4 को लेते हैं, क्योंकि K यहाँ पर क्या है, एक्सपेक्टेटर आयन है ना, पोटेशियम. तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ MnO4- प्लस Fe+2. मीडियम कैसा है बेटा, एसिडिक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हमें H+, और फिर उसके आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबको पता है Mn+7 स्टेट में है यहाँ पर, तो +7 वाला कहाँ पर चेंज होता है, +2 में चेंज होता है. कब, जब मीडियम एसिडिक होता है तब, ठीक है. तो ये Mn+2 में चेंज हो गया, प्लस
Fe+3 और साथ में पानी क्या है, फ्री में मिलता है। क्लियर ना, वाटर तो फ्री में मिलता है, ये नहीं मिलता, कहीं मिले या ना मिले, बट यहाँ ज़रूर फ्री में मिलेगा वाटर आपको। ठीक है, तो चलो इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं वर्क दे रहा हूँ, बैलेंस करो। मैं भी फटाक से कर लेता हूँ बैलेंस। तो सबसे पहले बैलेंस क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो देखो यहाँ पर कितने का चेंज आ जाएगा, 5 का, Mn+7 से लेकर +2 कितने का चेंज आ गया, 5। और यहाँ पर Mn है कितने, 1, तो यहाँ कितना हो गया, 5। तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, किससे, 5 से। अपोजिट मल्टीप्लाई करना है, यहाँ +2 से +3 यानी 1 का चेंज, 1 इंटू कितना, 1, Fe यहाँ कितना है, 1। तो बस आपको क्या करना है, अपोजिट मल्टीप्लाई करना है। MnO4- को 1 से मल्टीप्लाई करना है और Fe को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो ये रहा 5। ठीक है, यहाँ 5 है तो यहाँ कितना कर दो, 5। ठीक है, अब क्या करना है, Mn बैलेंस है, Fe बैलेंस है, अब किसको बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम है तो फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करिए ज़रा। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 4, यहाँ पर कितने हैं, केवल 4 है ना, तो यहाँ 4H2O होना चाहिए। और 4H2O होने के साथ साथ यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 × 2 = 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8H+ आ जाएगा, अब आ जाएगा। क्लियर, चलिए, तो ये बैलेंस हो गया रिएक्शन। देखो कितने जल्दी हो गया, नियर अबाउट 25 से 30 सेकंड के आसपास हो गया है। ये मैंने किया है, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप और जल्दी करोगे। क्या पता किसी ने जल्दी कर भी लिया हो, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने जल्दी कर लिया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एन फैक्टर्स की। तो देखो ज़रा ध्यान से, एन फैक्टर अगर हम MnO4 की बात करें वो कितना होगा, उसके लिए हमें क्या देखना है कि +7 से Mn+2 में चेंज हो रहा है ना, यानी कि कितने का चेंज आ गया, 5। ठीक है, तो एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 5। एन फैक्टर 5, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, Fe यहाँ पर कितने का चेंज हुआ है, 1 का। ठीक है, 2 से 3 यानी कि 1 का चेंज, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि 1 का मल्टीप्लाई 5 से कर देते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि +2 से +3 कितने का चेंज हो गया है, 1, और यहाँ पर Fe है कितने, 5, तो 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5। तो एन फैक्टर यहाँ 1 की जगह वो कितना लिख देते हैं, 5। बट आप ऐसा मत करिएगा, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समझिए इस बात को कि अगर आपने यहाँ पर 5 को, ये 5 का मतलब क्या है, 5 यहाँ पर क्या है बेटा, कोएफिशिएंट है। 5 यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्री है। आप कभी भी एन फैक्टर में स्टोइकियोमेट्री को कंसीडर नहीं करते हो, आप हमेशा एन फैक्टर में किसको कंसीडर करते हो, नंबर ऑफ एटम्स को कंसीडर करते हो। किसको करते हो, नंबर ऑफ एटम्स को। और हमेशा एन फैक्टर कितने मोल के लिए निकलता है, पर मोल के लिए निकलता है। तो अगर आप कंसीडर कर भी लोगे तो गलत करोगे, करके दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, अगर आपने इसका 5 मोल लिया तो आप क्या करोगे, 1 × 5 करोगे। सपोज अगर आपने देखा कि 2 से 3 कितने का चेंज हो रहा है, 1 का, और 1 × कितना, 5, यानी कि 5 का चेंज। तो बताओ यहां पर कितने मोल हैं, 5। ठीक है, तो एन फैक्टर निकलता कितने मोल के लिए है, 1। तो बताओ 5 मोल से 5 का चेंज, तो बताओ 1 मोल में कितने का चेंज, 5/5 यानी कि 1 का चेंज। अल्टीमेटली लास्ट में आया क्या, आपका 1 ही आया। तो अगर आपने कोएफिशिएंट को लिया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, अल्टीमेटली आंसर तो 1 ही आना है। तो क्या हुआ, अगर आप कोएफिशिएंट को लोगे तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा उसी से। इससे अच्छा क्या है, आप उसको लो ही मत। क्लियर ना, आपको कोएफिशिएंट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो यानी कि अगर आप एन फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं तो कोएफिशिएंट कुछ भी हो, आपको उससे कोई भी मतलब नहीं है। यू हैव टू सी नंबर ऑफ एटम्स। हाँ, अगर यहाँ Fe2 होता, Fe के नीचे अगर 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई आप कर देते। तो मतलब नंबर ऑफ एटम से मतलब है मुझे कोएफिशिएंट से मतलब नहीं है। बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, ठीक। और हमेशा एन फैक्टर कितने के लिए निकालेंगे आप, पर मोल के लिए निकालेंगे। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो बस इसको आपको लेना नहीं है, आपको बस क्या देखना है, नंबर ऑफ एटम। यहाँ पर Fe के नंबर ऑफ एटम 1 है, तो 1 एन फैक्टर कितना हो गया, यहाँ 1। यहाँ पर Mn के एटम 1 थे और यहाँ पर आपने एन फैक्टर कितना ले लिया, 7 से 2 यानी कि 5 का चेंज, और यहाँ Mn है 1। इसका मतलब एन फैक्टर कितना हो गया यहाँ पर 1। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, कई लोग इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि एन फैक्टर ये जो 5 आया है वो Mn का एन फैक्टर है। किसका है एन फैक्टर, Mn का, जो गलत है, बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक है। ध्यान रखिए, यहाँ पर जो एन फैक्टर है वो बेटा Mn का नहीं है,
वो पूरे के पूरे इस मॉलिक्यूल का है। Mn आया कहाँ से? Mn अकेला नहीं आया, Mn इस पूरे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। क्लियर ना? यानी कि इस पूरे मॉलिक्यूल का एक हिस्सा है Mn। तो कभी भी देखो n फैक्टर यहाँ पर जो 5 आया है वो Mn का n फैक्टर नहीं है, वो पूरा का पूरा MnO4 माइनस का n फैक्टर है। ये बात ध्यान रखना है। अब जहाँ पर है ही नहीं, जैसे यहाँ पर जो n फैक्टर 1 है वो तो ऑब्वियस सी बात है Fe का ही होगा, क्योंकि Fe के अलावा कोई भी और है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। समझ गए? तो पहला आपको ध्यान रखना है कि जो पर मैंगनेट आयन है यानी कि KMnO4, इसको क्या बोलोगे? पर मैंगनेट आयन, है ना? ठीक है, पर मैंगनेट जो आयन होता है वो Fe+2 को Fe+3 में क्या कर देता है? चेंज कर देता है। बोलो, याद रहेगा? ठीक, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, और भी है। ठीक है, जैसा अगर मैं आपसे दूसरा नाम बोलूँ तो दूसरा नाम बेटा ये है कि जो KMnO4 है, ठीक है, कन्वर्ट्स KMnO4 कन्वर्ट्स C2O4-2, इसका नाम क्या है? ऑक्सलेट आयन, है ना? ठीक है, इनटू CO2। क्लियर ना? ये बात क्लियर? तो ये ऑक्सलेट आयन को किस में बदल देता है? CO2 में बदल देता है। ऑब्वियस सी बात है, मीडियम कौन सा है? एसिडिक ही है, उसको अपन चेंज नहीं करेंगे। चलो इसका रिएक्शन लिख दो। तो यहाँ पर रिएक्शन बेटा ये हो जाएगा MnO4 माइनस प्लस ऑक्सलेट आयन C2O4 प्लस H प्लस, क्योंकि मीडियम कैसा है? एसिडिक है। Mn+7 से कहाँ जाएगा? +2 में। क्यों? क्योंकि मीडियम कैसा है? एसिडिक है। आपने देखा ही था लास्ट क्लास में कि पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में किस में चेंज हो जाता है? +7 से +2 में चेंज हो जाता है। तो यहाँ 2 में चेंज हो चुका है। अब बताओ ज़रा ध्यान से, इस ऑक्सलेट को MnO4 जो है किस में चेंज कर देगा? CO2 में चेंज कर देगा, और प्लस पानी तो फ्री में मिलना है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर आप बात करें n फैक्टर की, तो देखो इस Mn के ऊपर चार्ज कितना है? +7। तो +7 से लेकर 2 कितने का चेंज आ गया? 5, और 5 × 1 कितना हो गया? 5। तो बेटा यहाँ पर Mn का जो n फैक्टर है वो कितना है? 5 है। वो तो क्लियर है, वो ऊपर भी था। लेकिन यहाँ पर अगर हम चर्चा करें आपसे कि व्हाट इज़ द n फैक्टर ऑफ ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन का जो n फैक्टर है वो कितना होगा, इसका अपन जवाब कैसे देंगे? उसके लिए क्या करेंगे? कार्बन के ऊपर देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो देखो यहाँ से आप निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का आएगा +3। यहाँ पर जो कार्बन है वो +4 में है। तो सभी लोग बताइए +3 से +4 बताओ कितने का चेंज हो गया है? हाँ, 1 का है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर कार्बन है कितने? कार्बन के एटम्स कितने हैं? कार्बन के एटम्स कितने हैं? कितने हैं? 2। तो जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, तो यहाँ फाइनली आंसर कितना आ गया है? 2। यानी कि इसका जो n फैक्टर है बच्चों वो कितना आ गया है? 2 आ गया है। फर्क समझ में आया पहले में और दूसरे वाले में? क्लियर? तो n फैक्टर के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? नंबर ऑफ एटम्स को ध्यान रखना है। क्लियर ना? ठीक। और एक मॉलिक्यूल यानी कि ऑक्सलेट आयन के एक मॉलिक्यूल के लिए जो n फैक्टर आया है वो कितना आया है? 2 आया है। क्लियर? चलिए कॉपी कर लीजिए, और भी हम आगे कन्वर्जन आपको बताते हैं। क्लियर ना? जल्दी कॉपी कर लीजिए। कर लिया सभी ने? चलिए अब करता हूं मैं। अब आशा है कि जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं वो चीज़ें आपको ध्यान से समझ में आ रही होगी और उस पर आप ध्यान भी देंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं थर्ड कन्वर्जन पर। तो थर्ड कन्वर्जन बच्चों कि KMnO4 कन्वर्ट्स I- to I2 इन एसिडिक मीडियम ना, इन एसिडिक मीडियम तो है, इस वजह से बार बार उसको लिख नहीं रहा हूं मैं। तो अगली बात क्या है, जो KMnO4 है यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट है वो I- को I2 में चेंज कर देता है। ठीक है, चलो इसके लिए रिएक्शन लिख लो। रिएक्शन तो वही रहेगा, क्या? MnO4 माइनस प्लस I- प्लस H प्लस, क्योंकि मीडियम कैसा है? एसिडिक। MnO4 माइनस में जो Mn है वो +7 में है, तो बताओ +7 वाला किस में चेंज हो जाएगा? +2 में।
और फिर यहाँ पर I माइनस चेंज हो जाएगा I2 में और पानी जो है फ्री में मिलेगा। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करना इसीलिए मैं आपको बैलेंस बार बार नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बैलेंस करना आपको आएगा, आप सारा का सारा बैलेंस खुद से कर लीजिएगा। मैं तो आपको यहाँ पर n फैक्टर बता दे रहा हूँ। तो बताओ यहाँ पर जो n फैक्टर है वो बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ +7 से +2 तो 5 का चेंज, 5 इंटू कितना 1 यानी कि 5। तो बेटा n फैक्टर यहाँ पर MnO4 का कितना आ जाएगा 5 आएगा। सिमिलरली अगर I की बात करें तो यहाँ पर I2 के ऊपर चार्ज कितना है 0, तो I के ऊपर चार्ज -1 है तो -1 से 0 में गया, कितने का चेंज आ गया 1 का। -1 से 0 कितने का चेंज 1 का। और 1 इंटू, अब यहाँ ध्यान रखिए कुछ लोग जल्दीबाजी में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको ये काम नहीं करना है, ध्यान रखना है कि कहाँ से आप चेंज ले जा रहे हो, कहाँ पर, है ना। आपने चेंज उठाया है कहाँ से, I माइनस से। आप देख कहाँ से रहे हो, आपको n फैक्टर कहाँ का निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट n फैक्टर फॉर I माइनस, नॉट n फैक्टर फॉर I2। आपको I माइनस का n फैक्टर निकालना है। तो अगर आपको I माइनस का n फैक्टर निकालना है तो उसके लिए I माइनस को देखना पड़ेगा, आप I2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको I माइनस का n फैक्टर निकालना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ आयोडीन आयंस। तो आयोडीन यहाँ पर कितने हैं 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई आप करोगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर n फैक्टर कितना आ जाएगा, सिंबल 1 आ जाएगा। बट अगर आप वही चीज़ यहाँ से निकालते, अगर आप n फैक्टर जो है I2 का निकालते तो उल्टा भी चल सकते हो आप, ऐसा नहीं है हर बार आप रिएक्टेंट का ही n फैक्टर निकालो। आप चाहो तो प्रोडक्ट का भी n फैक्टर निकाल सकते हो। उसके लिए क्या ध्यान रखना है आपको एक्सक्यूज मी, रिएक्शन को उल्टा चलना पड़ेगा। कैसे, अगर मैं n फैक्टर I2 का निकालना चाहता हूँ, I माइनस तो 1 आ गया है, सभी देख लीजिए। I2 का अगर निकालना चाहता हूँ तो मुझे I2 से देखना पड़ेगा I माइनस की तरफ। कैसे, देखो 0 से अगर मैं I2 से चलता हूँ, चलो मैं इस रेड पेन का यूज़ कर लेता हूँ। देखो I2 से चला, यहाँ एरो बना दिया, सभी को दिख रहा है I2 से चल रहा हूँ मैं, पक्का। I2 से जब I माइनस में मैंने चेंज किया है तो मैंने ये पाया कि चेंज कितने का हुआ। तो देखा कि पहले 0 था, बाद में कितना हो गया -1। तो 0 से -1 में चेंज कितना आ गया बच्चों 1 का। तो 0 से -1 में चेंज कितना आ गया 1 का। अब ध्यान रखिए यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि आप यहाँ I माइनस से I2 नहीं देख रहे हो बल्कि I2 से I माइनस देख रहे हो। क्लियर ना, यानी कि आपका जो रिएक्शन है वो शुरू हो रहा है कहाँ से, I2 ने कन्वर्ट किया है I माइनस में, ना कि I माइनस ने कन्वर्ट किया है I2 का। यहाँ पर आप क्या देख रहे थे, I माइनस से I2 देख रहे थे, इस वजह से n फैक्टर कितना आ गया 1 और वहाँ 1 से मल्टीप्लाई आपने किया। जब आप I2 से I माइनस देखोगे तब तो आप देखोगे यहाँ पर आयोडीन कितने हैं। तो बस सिंपल सी बात है, आप जहाँ से शुरू करोगे जहाँ पर ख़त्म करोगे, तो शुरू जहाँ से आपने किया है उसके एटम्स को आपको देखना है, उतने एटम से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कोएफिशिएंट का रोल नहीं होना चाहिए, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। बोलो बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर n फैक्टर बहुत ही आसानी से आ गया कितना 2। तो देख रहे हो आप डिफरेंस आपको दिख रहा है, यहाँ पर n फैक्टर आयोडीन का 1 आ रहा है, यहाँ पर n फैक्टर 2 आ रहा है। ठीक है, खैर आपको हमेशा रिएक्टेंट से ही देखना है। बट किसी ने आपसे अगर पूछा क्या n फैक्टर Mn का निकल सकता है यहाँ पर, तो ऑफकोर्स निकल सकता है। कितना आ जाएगा 2 से 7 5 का चेंज, तो यहाँ पर तो n फैक्टर 5 ही आएगा। तो जिस तरह रिएक्टेंट के n फैक्टर निकल सकते हैं उस तरह प्रोडक्ट के भी n फैक्टर निकल सकते हैं। क्लियर ना, वो तो देखना पड़ेगा क्वेश्चन में पूछ किसका रहा है। कुछ नहीं पूछेगा तो रिएक्टेंट का ही निकालेंगे। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। थोड़ा सा हो गया है बट मैंने रेड कलर से आपको शो कर दिया है, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ठीक है, आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिए। क्लियर, चलिए ये था हमारा थर्ड। ओके कंप्लीट। चलिए अभी इसको रब कर देता हूं मैं। नेक्स्ट लिखिए फोर्थ अगर हम बात करें तो फोर्थ बच्चों ये है KMnO4 converts
देख रहे हो आपने KMnO4 कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह काम कर रहा है, ठीक है। खुद तो क्या हो रहा है, रिड्यूस, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। I- को I2 में चेंज कर दिया उसने, क्लियर, ठीक है। उसके पहले हमने देखा कि Fe+2 को चेंज कर दिया उसने, कहाँ पर, Fe+3 में, यानी कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है और वो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। खुद रिड्यूस होने का मतलब +7 था, बाद में क्या हो गया, +2 हो गया, क्लियर। चलिए सिमिलरली अगर हम बात करें, KMnO4 कन्वर्ट्स H2S टू सल्फर, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड को वो सल्फर में चेंज कर देता है। इसका भी रिएक्शन आप सभी लिख लीजिए, बहुत ही आसान है इसका रिएक्शन। चलिए मैं लिख देता हूँ कि KMnO4 हटा देते हैं, MnO4 ले लेते हैं, सिंपल सा MnO4 माइनस प्लस H2S प्लस एसिडिक मीडियम है तो H प्लस MnO4 माइनस +2 में चेंज होगा, H2S चेंज हो जाएगा सल्फर में और प्लस वाटर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एन फैक्टर देखें तो नो डाउट एन फैक्टर MnO4 का तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। यहाँ पर अगर आप देखें सल्फर -2 में है, ठीक है, यहाँ पर सल्फर किस में है, 0 में है, तो ज़रा देखिए -2 से 0 में कितने का चेंज आएगा, 2। यहाँ पर सल्फर कितने हैं, 1, यानी कि 2 × 1 कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर सिंपली एन फैक्टर H2S का कितना आ जाएगा, 2, क्लियर। चलिए फिफ्थ बात करते हैं। फिफ्थ में क्या है कि MnO4 कन्वर्ट्स H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नहीं, इसको एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा छोड़ते हैं, एक और है मेरे पास, वो मैं आपको बता देता हूँ। कन्वर्ट्स SO2 टू SO4 माइनस, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट आयन में चेंज कर देता है, ठीक है। ये सभी के सभी बेटा एसिडिक मीडियम में हो रहा है, ठीक है, इसके लिए कोई भी डाउट मन में नहीं रखना। बाकी बैलेंस में किसी को नहीं कर रहा हूँ, होपफुली मुझे पता है कि आपको बैलेंस समझ में आ गया होगा, तो वो सारा बैलेंसिंग खुद से आप कर लेना। यहाँ पर तो मैं चर्चा कर रहा हूँ एन फैक्टर्स की, ठीक है। तो सल्फेट किस में चेंज, सल्फर डाइऑक्साइड किस में चेंज हो जाएगा, सल्फेट में। तो MnO4 माइनस किस में होगा, Mn+2, उसमें कोई भी डाउट होगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि पर मैंगनेट आयन जिसमें Mn के ऊपर +7 का चार्ज होता है, वो एसिडिक मीडियम में Mn+2 में चेंज होता है। H2O, ठीक है। चलो एन फैक्टर बता दो। ऑफ कोर्स एन फैक्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है, एन फैक्टर तो इसमें भी कितना आएगा, 5। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर के ऊपर चार्ज है +4 का, और यहाँ पर सल्फर के ऊपर चार्ज है +6 का। निकाल लोगे सभी लोग ऑक्सीडेशन नंबर। चलो तो +4 से बताओ +6 में कितने का चेंज आएगा, 2 आएगा। मल्टीप्लाई, मैं देख कहाँ से रहा हूँ, मैं सल्फर डाइऑक्साइड को चेंज कर रहा हूँ सल्फेट में, ना कि सल्फेट को चेंज कर रहा हूँ सल्फर डाइऑक्साइड में, ठीक है। क्लियर मेक माई पॉइंट, मैं ध्यान रखो मेरे पॉइंट में मैं क्या बोल रहा हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड को चेंज कर रहे हैं किसमें, हम सल्फेट में, तो बस कितने का चेंज आ गया, 2। तो 2 × मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, 1। तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2। क्लियर आ गया, निकाल लोगे सभी, देखो कितना आसान है, बोलो ठीक है, बोलो समझ में आ गया, क्लियर। चलिए फिफ्थ हो गया, 2 और बचे हैं, एक है टिन और फिर H2O2। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया होगा, इसको मैं रब कर देता हूं, कॉपी कर लीजिए जल्दी से आप। चलिए अगला है KMnO4 कन्वर्ट्स, ये है फिफ्थ, नहीं सिक्स्थ है, तो मुझे सिक्स्थ लिखना पड़ेगा। कन्वर्ट्स यहाँ पे ले दूँ, हाँ, H2O2 टू O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को चेंज कर देता है ऑक्सीजन में। तो रिएक्शन लिखिए, MnO4 माइनस, अब तब तो बहुत आसानी से आप सभी लोग लिख सकते हो, एन फैक्टर भी इनफैक्ट आप कर सकते हो। मैं तो सिंपल क्या कर रहा हूँ, आपका काम पूरा कर रहा हूँ ताकि कोई चीज़ छूटे ना आपका बस इतना ही करना है, ठीक है। चलो एन फैक्टर बताओ इतना कितना होगा यहाँ पर, बिल्कुल बढ़िया, +5 है ना। H2O2 देखो, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सभी को पता है पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, हाँ, -1 होता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या है
यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, -1 का चार्ज है, और इधर इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, 0 का चार्ज है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो -1 से 0 बताओ कितने का चेंज आ गया, 1 का। यहाँ पर ऑक्सीजन है कितने, 2, इस वजह से बताओ n फैक्टर कितना आ गया इसका, वेरी गुड, n फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया है। सही है। अगर मैं ऑक्सीजन का n फैक्टर आपसे पूछूं तो कितना बताओगे, उल्टा चलोगे तो बताओ ऑक्सीजन का n फैक्टर, मतलब 0 से कहां पर, -1। देख रहे हो एरो, एरो को देख रहे हो आप सभी लोग, एरो यानी कि इस रिएक्शन की दिशा कहाँ है, यहाँ है, इधर साइड है, मतलब ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2O2 में। तो बताओ कितने का चेंज आ रहा है, 0 से 1, 1 का चेंज आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं। अब यहाँ पर देखोगे, पहले कहाँ पर देखा था आपने, यहाँ पर देखा था, अब यहाँ पर देखोगे तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यानी कि 1 इंटू कितने, 2, फाइनली कितना आ गया है, 2। तो ये इत्तेफाक है, दोनों ही जगह n फैक्टर क्या आ गया, सेम। ठीक है, बट कभी कभी नहीं आता है, तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, करना आना चाहिए। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, KMnO4 कन्वर्ट्स जो टिन है यानी कि Sn+2 उसको चेंज कर देता है Sn+4 में, यानी कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है। इस वजह से ही हमें पता है कि KMnO4 जो है वो बहुत ही अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन सभी लिख लीजिए, MnO4- प्लस Sn+2 प्लस H प्लस गिव्स Mn+2 प्लस Sn+4 प्लस H2O, है ना। चलिए, n फैक्टर तो इसका 5 आएगा, इसमें किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखो टिन जो है +2 से कहाँ जा रहा है, +4, बताओ कितने का चेंज, 2। यहाँ पर टिन कितने हैं, 1, इस वजह से n फैक्टर कितना आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया कि KMnO4, हाउ KMnO4 acts as a good oxidizing agent, हाउ KMnO4 acts as a good oxidizing agent। ठीक है, चलिए कॉपी करिए, फिर अपन इसके आगे चर्चा करते हैं। ओके, देन वी आर मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर बात करें इसके स्ट्रेंथ की, इसके स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट के कंपेयर में देखा जाए, इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है यानी कि ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी है वो थोड़ी सी कम है, यानी कि इससे अच्छा है KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जितना भी रिएक्शन KMnO4 परफॉर्म करता है उतना ही रिएक्शन ये भी परफॉर्म करता है, सेम, क्लियर ना। ठीक है, बट अगर बात करें कि दोनों में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, KMnO4, उसके बाद नंबर आता है इसका। ठीक है, बट ये बात गौर करने वाली बात है, जितना ज़्यादा कन्वर्जन KMnO4 परफॉर्म करता है, सेम कन्वर्जन K2Cr2O7 भी परफॉर्म करता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप एग्जैक्टली टाइप कर दीजिएगा, बट जहाँ पर KMnO4 था वहाँ पर K2Cr2O7 आपको लिखना है। ठीक है, चलिए बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो एसिडिक मीडियम में, और सबसे खास बात क्या है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है। जैसा कि हमने देखा कि KMnO4 जो है वो बेसिक मीडियम में भी काम कर रहा था, न्यूट्रल मीडियम में भी वो चेंज कर रहा था, बट ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है, और एसिडिक मीडियम ये खुद को कन्वर्ट कर देता है +3 में। चलो देखते हैं, तो यहाँ पर लिखिए आप लोग कि K2Cr2O7 acts in acidic medium and it converts into Cr+3 in acidic medium। तो एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, ठीक है, क्लियर ना, वो Cr+3 में चेंज कर देता है। जैसा कि मैं रिएक्शन में देखूं तो K2 को मैं हटा देता हूं क्योंकि एक्सपेक्टेटर आयन है, तो ये डाइक्रोमेट आयन है, ये बेटा एसिडिक मीडियम में यानी कि H+ के मीडियम में ये चेंज हो जाता है किस पे, Cr+3।
ठीक है, क्लियर ना। तो यहाँ पर इसका नाम क्या है, डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट आयन, और सबको पता है ये क्या है, क्रोमियम आयन है। ठीक है, तो ज़रा अगर हम बात करें एन फैक्टर की, देन यू विल सी कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना है, +6। आप कैलकुलेट कर लेना, +6 से किस में आ रहे हैं हम लोग, +3। बताओ कितने का चेंज आ गया, 3 का आएगा। +6 से +3 में कितने का चेंज आएगा, 3 का। बताओ क्रोमियम है कितने यहाँ पर, 2। तो बताओ 3 इंटू क्या हो गया, हाँ 2, दैट इज़ कितना, 6। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एन फैक्टर डाइक्रोमेट का कितना है, 6 है। Cr2O7 का जो एन फैक्टर है वो कितना है, 6 है। लेकिन अगर हम बात करें क्रोमियम +3 का एन फैक्टर, यानी कि इसका एन फैक्टर वो कितना आएगा, उसके लिए आप उल्टा चलेंगे, इधर से उल्टा। तो जब आप इधर से चलेंगे बेटा, तो फिर आपको क्या समझ में आएगा कि +3 से किस में चेंज हो रहा है, +6। तो बताओ कितने का चेंज आ गया, 3 का। मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया था, बताओ यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या, नहीं। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम कितने हैं, 1। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 1 से। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एन फैक्टर इसका कितना आ गया, 3। बट फिलहाल हमें हमेशा ही देखना है एन फैक्टर किसका, Cr2O7 का। आपसे ये नहीं पूछेगा कि एन फैक्टर क्रोमियम का कितना होता है, बट जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का एन फैक्टर निकाल रहे हो, यू कैन ऑल्सो डू एन फैक्टर फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वेरी क्लियर, ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि K2Cr2O7 वो सारे कन्वर्जन को शो करता है एसिडिक मीडियम में जो कभी KMnO4 शो किया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये पॉइंट आप नोट करिएगा कि नोट करके क्या लिखेंगे, आप लिखिएगा K2Cr2O7, ठीक है, shows all reactions and conversions that KMnO4 shows in एसिडिक मीडियम। ठीक है, जो भी KMnO4 एसिडिक मीडियम में शो करते हैं, K2Cr2O7 वो सारे रिएक्शन को क्या करेगा, शो करेगा। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप सभी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एक नोट, इसको कॉपी कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए फिर जल्दी। फिर अपन वो सारे रिएक्शन, देखो सारे रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1-2 रिएक्शन आपको लिख दूंगा, क्योंकि रिएक्शन तो कितने थे, 7 रिएक्शन थे, याद करो। कन्वर्जन कितने थे, 7। ठीक है, तो मैं आपको 2 रिएक्शन करके बता दूंगा, बाकी आप खुद से उसको कर लेना। ठीक है, क्लियर ना, क्योंकि आपको कुछ भी अलग नहीं करना है, सबका सब वही होगा। बट जहाँ पर MnO4-1 आप लिखा करते थे, वहाँ पर क्या लिखोगे, Cr2O7, और जहाँ पर आप Mn+2 लिखा करते थे, वहाँ आप क्या लिखोगे, Cr+3। ऑल थिंग्स रिमेन सेम, क्लियर ना। बाकी एन फैक्टर तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, तो मैं 2 एग्जांपल आपको बस बता दूंगा, उसके बाद बाकी सारा आप खुद से कर लीजिएगा, बट कर जरूर लीजिएगा, क्लियर ना, करना जरूर है, कॉपी में होना चाहिए आपके, क्लियर। चलिए कॉपी कर लीजिए, लिख लिया, नोट कर लिया आपने। चलिए ओके, चलिए अभी इसको नोट कर रब कर देते हैं। जैसा कि एज वी डिस्कस्ड कि K2Cr2O7 शोज ऑल द रिएक्शंस दैट KMnO4 शोज। तो मैं कुछ रिएक्शंस आपके सामने लिख दे रहा हूँ, वो सभी आप रिएक्शंस नोट कर लिए, बाकी सारे रिएक्शन आप खुद से कर लीजिएगा। और आपको क्या करना है, सिर्फ कॉपी ही तो करना है। जैसे पहला जो रिएक्शन था वो क्या था, बताओ बेटा, KMnO4 कन्वर्ट्स Fe+2 टू Fe+3। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, K2Cr2O7 converts Fe+2 to Fe+3 लिखोगे बस।
ऐसे सब कुछ लिखना है आपको। तो रिएक्शन लिखिए, K2CR2O7 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe+2 मीडियम एसिडिक Cr+3, ठीक है, ये चीज़ तो आपको अभी लिखाया मैंने, प्लस Fe+3 क्योंकि Fe+2 किस में चेंज हो रहा है, Fe+3 में चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए नाउ अब बात करते हैं एन फैक्टर की। जैसा कि आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का इस कंपाउंड में कितना है, +6 है। बताओ +6 से कितने का चेंज आएगा, 3 में अगर हम जा रहे हैं तो बताओ 3 का चेंज आएगा। यहाँ पर क्रोमियम हैं कितने, 2, तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। +2 से +3 अगर हम जाएंगे, ठीक है, +2 से +3 अगर हम जाएंगे, बताओ कितने का चेंज आएगा, 1 का, और यहाँ पर Fe है कितने हैं, 1, तो देयरफॉर एन फैक्टर विल बी ऑल्सो 1। बस आप देखते चलिए, इसी तरह से आपको निकालना है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन क्या था बेटा, दूसरा रिएक्शन था, मैं सारा नहीं बताऊंगा, आपको 2 रिएक्शन बता दे रहा हूँ, बाकी सब तो आप कर ही लोगे। दूसरा क्या था, K2CR2O7 कन्वर्ट्स, हाँ बताओ, I2 नहीं, I माइनस से I2 ना, हाँ I-2I2 इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम। बस कुछ भी नहीं, जो KMnO4 शो करता है बस वही K2CR2O7 शो कर रहा है। तो Cr2O7 2 माइनस प्लस I माइनस प्लस H प्लस, इट गिव्स, मैं Mn+2 लिख रहा था, वही याद है मेरे को, बट आप गलती मत करिएगा, Cr+3 प्लस I2 और प्लस यहाँ आ गया क्या, H2O। चलो जल्दी से बता दो इसका एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर तो अभी भी कितना आएगा, 6। किसी को कोई डाउट, कोई शंका, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, बढ़िया। I माइनस देखो यहाँ पर 0 से कहाँ जा रहा है, सॉरी -1 से कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। बताओ कितने का चेंज आ गया, 1, और यहाँ पर आयोडीन कितने हैं, 1, तो देयरफॉर एन फैक्टर कितना आ गया, 1, ठीक है। बाकी और भी रिएक्शन है, इसके बाद क्या था, H2O2, उसको O2 में चेंज कर देना, वो सारा चीज़ आप कर देना। बस आपको करना क्या है, जहाँ पर MnO4 -1 था उसके जगह पर आपने क्या लिख दिया है, K2CR2O7, और जहाँ Mn+2 था उसके जगह आपने क्या लिख दिया है, Cr+3। बाकी ऑल थिंग्स आर सेम, कर लोगे, बिल्कुल क्लियर है। चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि ज़रा सोचो, जब KMnO4 बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, वो कैपेबल था, K2CR2O7 तो उससे लो लेवल का है, उससे लेसर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो KMnO4 ही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी भाई, जब वो अच्छा था, उससे ऑक्सीडाइज हो रहा था, तो इसकी ज़रूरत क्या थी जबकि ये उससे कम है। तो मैं बता दूं, एक एक्सेप्शन है, कभी भी KMnO4 को हम HCl की प्रेजेंस में, क्योंकि आपको पता है KMnO4 जो है वो एसिडिक मीडियम में Fe+2 को बैलेंस, Fe+2 को चेंज कर देता है किसमें, Fe+3 में। लेकिन ध्यान रहे, एसिडिक मीडियम विल नॉट बी HCl, शुड नॉट बी HCl, HCl नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं कि KMnO4 जो है वो HCl की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो नहीं कर सकता। करेगा नो डाउट करेगा, लेकिन काफ़ी एरर आएंगे उसमें। जब आप एक्सपेरिमेंटली उसके डेटा को, उसके इन्फॉर्मेशन को आप देखोगे तो बाद में आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं वो एरर आ चुका है। एरर क्यों आता है, देखो अभी आपने टाइट्रेशन पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको रिएक्शन ही दिखा देता हूँ, उसके बाद आप ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाओगे। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर I- से I2 है, कल को यहाँ Cl- भी हो सकता है, तो Cl- को चेंज करेगा किसमें, Cl2 में। यहाँ Br- भी हो सकता है, Br- को चेंज करेगा B2 में, Br2 में। बट ध्यान रखिए यहाँ पर F- नहीं हो सकता, कभी भी F- को F2 में चेंज नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना ही नहीं है, कोई भी ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है ही नहीं जो F- को, यानी कि फ्लोराइड आयन को फ्लोरीन में चेंज कर सके। क्योंकि फ्लोरीन खुद एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उससे ज़्यादा तो कोई है भी नहीं। यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, हमारा फ्लोरीन है। इसलिए कभी भी फ्लोरीन जो है
-1 से 0 में चेंज नहीं हो सकता, यानी कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन संभव नहीं है। ठीक है, क्लियर ना। चलिए, तो कोई भी रिएजेंट उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ठीक, तो मैं उस चीज़ को लिखने वाला हूँ कि KMnO4 क्या नहीं कर सकता है और K2Cr2O7 क्या कर सकता है, जिसके वजह से हम K2Cr2O7 यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आपको वो लिख कर दिखाता हूँ। इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिएगा। रब कर दूँ, शैल वी रब? ओके, मुझे वाइब आ चुके हैं कि आपका हो गया है कंप्लीट। तो इसको अब मैं धीरे से इसको रब कर रहा हूँ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको आपके समक्ष, मतलब आपके सामने, थोड़ी बहुत हिंदी तो समझ में आती है ना मेरी, शुद्ध भाषा नहीं भाई, इतना भी शुद्ध हिंदी नहीं है। शुद्ध भाषा अगर मैं बोलूँगा, शुद्ध हिंदी, तो आपको और एकदम ही समझ नहीं आएगी। जहाँ पर कंपटीशन को प्रतिस्पर्धा बोलते हैं, है ना, ठीक है, हॉलीडे को अवकाश बोलते हैं, है ना, तो ऐसे ऐसे शुद्ध हिंदी, ठीक है, तो उतना भी नहीं है, बट ठीक है, अपनी मातृभाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे क्या चर्चा कर रहा था कि KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट कैन नॉट बी प्रीफर्ड या फिर यूज्ड in the presence of HCl। ठीक है, HCl के प्रेजेंस में कभी भी प्रीफर नहीं किया जाता है। ठीक है, कैन नॉट प्रे HCl फॉर ऑक्सीडाइजिंग अदर सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंसेस हो जाए, ठीक है, क्लियर ना। क्यों नहीं किया जाता है? ठीक है, सब्सटेंसेस because itself KMnO4 being a strong oxidizing agent, ठीक है, it oxidizes Cl माइनस आयन, कहाँ से? फ्रॉम HCl into Cl2 गैस, क्लियर ना, Cl2 गैस which क्रिएट्स एरर्स, जो एरर्स क्रिएट करेगा, कब? ड्यूरिंग टाइट्रेशन के समय एरर क्रिएट करेगा। तो यहां पर क्या लिखोगे? तो पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं, टू ओवरकम दिस एरर we use या फिर we prefer, ठीक है, K2Cr2O7 ठीक है, in the presence of HCl, ठीक है, as
K2Cr2O7 never oxidizes Cl minus from HCl to Cl2 गैस। तो समझ में आ गया आपको कि पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ क्या दिक्कत था, क्यों हम उसको HCl के प्रेजेंस में कभी भी प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। और हम कभी भी HCl अगर आ जाए तो हम किसको प्रीफर करते हैं, K2Cr2O7, यानी कि मीडियम अगर एसिडिक है और एसिड में अगर HCl है तो हम कोशिश यही करते हैं कि KMnO4 न लेकर K2Cr2O7 का यूज़ करें, क्योंकि K2Cr2O7 कभी भी Cl- को Cl2 गैस में चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आए, ठीक है। टाइट्रेशन क्या है वो चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उतना ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में वो नहीं है, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल्स आते हैं, इससे आ चुके हैं, तो हम लोग को देखना तो पड़ेगा ही, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो पहली बात अपने अंदर से आपको डर हटा देना है कि टाइट्रेशन क्या है, टाइट्रेशन क्या है। कुछ लोग तो डर के मारे ही पढ़ना बंद कर देते हैं, तो भाई ऐसा मत करना, बहुत आसान है, ठीक है। क्लियर? चलिए तो नोट कर लीजिए इसको आप। अब देखो क्या है, अब मैं आपको रिएक्शन से मिलवाता हूँ होता क्या है एटलीस्ट एक्चुअल। तो इसको मैं रब कर दूँ, कॉपी कर लिया, चलिए कॉपी कर लिया है आई थिंक आपने, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो रिएक्शन क्या था, देखो कुछ ऐसा रिएक्शन था कि अगर मैं लिखूं MnO4 माइनस प्लस Fe+2 है ना, और यहाँ पर मैं H प्लस की जगह मैं क्या लिख दूँ, HCl, मान लेते हैं HCl है, तो ऐसा नहीं है रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन होगा। ये Mn+7 जो है Mn+2 में चेंज होगा, Fe+2 का भी चेंज होगा, किसमें, Fe+3 में होगा। लेकिन यहाँ से जो है Cl जिसके ऊपर -1 का चार्ज है अभी, क्योंकि H प्लस के ऊपर क्या है +1, तो Cl के ऊपर -1 है, ये जो Cl- है वो चेंज हो जाएगा Cl2 गैस में। तो अब ज़रा मुझे बताओ कि यहाँ पर Mn का काम क्या है। Mn का काम है बेटा, Mn एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो Mn का काम क्या है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना। तो उसको अपनी पूरी ताकत लगाकर, उसको अपना पूरा प्रेशर लगाकर सिर्फ क्या करना चाहिए, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना चाहिए, ठीक है। तो सामने वाला है कौन, उसके Fe। तो क्या Mn अपनी पूरी ताकत लगाकर, ठीक है, अपना पूरा मेहनत लगाकर क्या Fe को दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो Fe को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है बेचारा, और वो Cl- को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी कि इसकी जो मेहनत है वो बढ़ गई है। इस वजह से अपनी पूरा जो कंसंट्रेशन है वो Fe+2 पर वो नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि इसके सामने क्या है, Fe+2 भी है और Cl- भी है। क्लियर ना? तो इस वजह से क्या है, काफ़ी एरर आने लगते हैं, ठीक है। आप जब टाइट्रेशन पढ़ते हो तो आपको उसमें ये एरर दिखने लगते हैं, ठीक है। जब भी आप टाइट्रेशन पढ़ते हो उसमें आपको ये सब चीज़ दिखने लगते हैं कि भाई जब Cl2 इसमें मिल गया है तो ओवरऑल जो Mn एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो उसका काम है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना, वो इफेक्टिवली ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर MnO4 नहीं लेते हैं, यहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। हाँ, HCl की जगह अगर H2SO4 हो, HNO3 हो, या कोई भी हो एक्सेप्ट HCl, वहाँ पर हम MnO4 को लेंगे और MnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उभर कर भी आएगा सामने। लेकिन अगर MnO4 HCl के साथ अगर हमने ले लिया तो उस समय कंपटीशन जीत जाएगा। कौन जीतेगा? K2Cr2O7। K2Cr2O7 विल विन, क्योंकि Mn Cl को ऑक्सीडाइज कर देता है MnO4, लेकिन K2Cr2O7 Cl को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रोड्स का कुछ है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको नहीं बताना चाहता, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर फाइनली जो रिएक्शन होगा, अगर हमने ये लिखा होता, देखो Cr2O7 2 - Fe+2 प्लस HCl,
ठीक है, यहाँ पर Mn+2 प्लस Fe+3। तो यहाँ पर ये Cl- को वो क्या करता, Cl2 में चेंज नहीं करता और ये रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाता। क्लियर ना? तो ध्यान रखिएगा, KMnO4 बेशक ही बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन HCl के प्रेजेंस में आप KMnO4 प्रीफर नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे वो भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, HCl के प्रेजेंस में आप K2Cr2O7 को प्रेफर करोगे। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए, फिर मैं आपको मिलवाता हूँ एक दो और इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं और साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट भी हैं। क्लियर ना? चलिए तो कॉपी कर लीजिए इसको। आप कर लिया? बोलो भाई, कर लिया? चलिए, कर लिया होगा आपने। तो मैं आपको मिलवाता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जो नेचर में कैसे हैं, ऑक्सीडाइजिंग भी हैं और रिड्यूसिंग भी हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है H2O2 का। हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, यानी कि सामने वाले को वो रिड्यूस भी कर सकता है और सामने वाले को वो ऑक्सीडाइज भी कर सकता है। कंडीशन। ठीक है, तो हम देखेंगे जब रिड्यूस करेगा तो फिर क्या बनाएगा वो, और जब ऑक्सीडाइज करेगा तो फिर क्या बनाएगा वो। तो यहाँ पे लिखिएगा कंपाउंड्स who shows oxidizing as well as reducing agent। ठीक है, चलिए इनमें से पहला नाम है H2O2 का। नाम बोलो इसका क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1 का होता है। ठीक है, चलिए देखो, अगर सबसे पहले बात करते हैं केस वन में बेटा बात करते हैं कि व्हेन H2O2 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। OA का मतलब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब H2O2 जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तब की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब वो रिड्यूसिंग की बात करेगा। लेकिन जब देखो, जब H2O2 एक्ट्स करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह, तो बताओ अगर वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाले को क्या करेगा? बिल्कुल बढ़िया, ऑक्सीडाइज करेगा सामने वाले को। सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो बताओ अभी यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है? -1। तो जब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो बताओ, सामने वाले ऑक्सीडाइज करेगा, बताओ खुद क्या होगा? खुद क्या होगा? रिड्यूस। यही मैं बताना चाहता हूं, H2O2 इटसेल्फ रिड्यूस होगा। बोलो ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो अगर H2O2 खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा बेटा, तो वो खुद क्या होना चाहिए? उसका खुद का रिडक्शन होना चाहिए। तो बस खुद का रिडक्शन होगा। -1 है तो वो -2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर किस में चेंज हो जाएगा? H2O में चेंज होगा। अब आप कहोगे सर, ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर H2O, ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर यहाँ पर H2O ना लिखकर हम H2 लिख दें। केवल H2 और O2 नहीं हो सकता ना भाई, आपको क्या करना है? रिडक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है -1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन किस में है? -2 में है। तो -1 से -2 में क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है ना। तो खुद का क्या हुआ है? रिडक्शन। सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो वो खुद को चेंज करेगा किसमें? H2O में चेंज करेगा। ठीक है, चलो बात करते हैं N फैक्टर की। तो ज़रा आप देखिए, -1 से कहाँ जा रहा है? -2 में। बताओ कितने का चेंज आ रहा है? हाँ, -1 -2, दैट इज -1 + 2। तो बताओ कितना आ गया? 1। यहाँ पर ऑक्सीजन है कितने?
2। ध्यान रखिएगा हम H2O2 की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन इसकी काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है कितने, 2, यहाँ की इस वजह से 2 आ गया, तो n फैक्टर कितना आ गया है, 2 आ गया है। अगर हम H2O की बात करते हैं, इसका n फैक्टर बात करते हैं, तो क्या बोलते हो, -1 -2 से -1 कितने का चेंज आ गया, 1, और 1 × 1 n फैक्टर इसका कितना आता बेटा, 1 आता। ठीक है, बट हमें निकालना है किसका, H2O2 का, तो इस वजह से हमने n फैक्टर्स का निकाल लिया कितना, 2। चलिए अब बात करते हैं अगले केस की तरफ। तो अगला केस क्या है, केस 2। इफ H2O2 एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, जब H2O2 खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, बताओ सामने वाले को रिड्यूस करेगा, बताओ खुद क्या होगा उसका, ऑक्सीडाइज, यानी कि H2O2 विल इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, उसके खुद का क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, यानी खुद का ऑक्सीडेशन होगा। मैं कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो बताओ जब खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो फिर क्या होगा, H2O2 जहां अभी -1 में है, उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, बताओ वो किस में चेंज हो जाएगा। अब आप कहोगे देखो हाइड्रोजन यहाँ +1 में है, ठीक है, तो हाइड्रोजन +1 से कहाँ जा सकता है, 0। तो कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि सर हम H2 लिखेंगे और +O2 लिखेंगे। तो भाई क्या होना चाहिए, देखो H2 यहाँ पर हाइड्रोजन +1 में, यहाँ पर 0 में है, ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पर हो गया रिडक्शन हुआ, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पर, ऑक्सीडेशन चाहिए। तो यहाँ पर +1 से 0, यहाँ तो क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए। बढ़ने का मतलब क्या, -1 से क्या हो गया, 0 हो गया। तो कंफ्यूज थोड़ा सा भी नहीं करना, ठीक है। तो आपको मैं इसीलिए लिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में ना आ जाओ, ठीक है। तो H2O2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज है, वो किस में चेंज होगा, ऑक्सीजन में चेंज होगा, ठीक है। तो बताओ इसमें चेंज कितना आ रहा है, n फैक्टर डिस्कस करते हैं। -1 से 0 कितने का चेंज आ रहा है, 1 का। यहाँ पर ऑक्सीजन है कितने, 2, तो इस वजह से इसका भी n फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात करते हैं O2 की, अगर हम O2 का n फैक्टर बेटा कितना आ जाएगा, O2 का n फैक्टर 0 से -1, 1 का चेंज, 1 × 2, O2 का जो n फैक्टर है वो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, क्लियर ना। तो H2O2 जो है वो भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह भी काम करता है, बट ध्यान रखना है जब भी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो वो वाटर में चेंज हो जाएगा। और जब H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब एक रिड्यूसिंग एजेंट तरह काम करेगा तो वो खुद को क्या करेगा, वो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस। और जब वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो वो चेंज हो जाएगा ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। और ये रहा उसका n फैक्टर्स। बोलो बात क्लियर हो गई, ठीक है, आगे बढ़ें, बोलो भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट आपको बताते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो हमारा है, इसको आपने कॉपी कर लिया हो तो आगे हम बढ़ें। चलिए कॉपी हो गया होगा आई थिंक। अब देखो मैं एक इम्पॉर्टेंट आपके सामने पेश कर रहा हूँ, एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा आने के चांसेस क्या होते हैं इसके, कम होते हैं, जेईई में ज़्यादा पूछा जाता है ये, बट फिर भी आपके सिलेबस में है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। फॉर्मूला लिख लो बेटा, Na2SO4, ठीक है। सॉरी सोडियम सल्फेट हो गया ये तो, Na2S2O3, Na2S2O3, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2S2O3 बोले तो सोडियम थायोसल्फेट आर
known as hypo solution, are known as hypo solution। ठीक है, हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं इसको हम। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, सोडियम थायो सल्फेट always acts as a reducing agent। हमेशा ही किसकी तरह काम करता है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, बोलो क्लियर है? दो बातें क्लियर हुई। इसके एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं, हाइपो सॉल्यूशन, और ये जो होता है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट तरह काम करता है। तो चलिए इन पर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखो H2O3, इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, -2, क्योंकि सोडियम तो क्या है यहाँ पर एक्सपेक्टेटर आयन है, उसको हटा देते हैं। ये चेंज होता है बेटा, देखो इसको तो आपको याद ही करना होगा, इसके लिए कोई प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते। S4O6 2-, नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है थायोसल्फेट। इसका नाम क्या है, थायोसल्फेट। आपको रेडिकल में मैंने बताया हुआ है इसको, थायोसल्फेट। ठीक है, अच्छा बताओ इसका नाम क्या है, इसका भी नाम रेडिकल में मैंने आपको बता रखा है। क्या नाम है इसका, हाँ, टेट्रा थायोनेट आयन। क्या बेटा, टेट्रा थायोनेट आयन। चलिए बहुत बढ़िया। अब जरा बता सकते हो एन फैक्टर क्या होगा इसका। एन फैक्टर के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, क्या होगा, 2x + 3 × -2 = -2। तो -2 + 4 / 2 दैट इज कितना, +2। इसका निकालोगे कितना आ जाएगा, 2.5। क्या मैं सही कर रहा हूं? चलिए तो बताओ 2 से 2.5 जा रहे हैं हम, यानी कि S2O3 कन्वर्ट हो रहा है S4O6 में। तो बताओ कितने का चेंज आएगा, हाँ 0.5 का चेंज आएगा। कितने का चेंज आएगा बेटा, 0.5। इसको मैं थोड़ा दूर लिखता हूँ ताकि तुम्हें दिखाई दे। 0.5 मल्टीप्लाई बाई, मुझे इसका एन फैक्टर निकालना है, S2O3 -2, यानी कि थायोसल्फेट का निकालना है मुझे एन फैक्टर। तो बताओ मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से करोगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। तो बहुत ध्यान देना, एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, एन फैक्टर आ गया 1। अब समझो ज़रा ध्यान से, थोड़ा सा मैं इसको सही से कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब चलिए इधर आ जाइए ज़रा ध्यान से। एक और मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं ऐसा लिखूँ S4O6 2-, इसको चेंज करो बेटा S2O3 -2, तो होगा क्या, होगा कुछ ऐसा कि यहाँ पर आ जाएगा 2.5 और यहाँ आ जाएगा कितना, 2। अब ज़रा चेंज देखो, 2.5 से कितने का चेंज आ गया, 2। ये भी 0.5 का चेंज आ गया। बट इस बार मल्टीप्लाई किसको करोगे, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, S4O6 से उल्टा रिएक्शन देख रहे हो आपको। पहले S2O3 था, अभी क्या है, S4O6 से हम किसको चेंज कर रहे हैं, S2O3 को चेंज कर रहे हैं। तो 0.5 का मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, 4 से करोगे। किससे करोगे, 4। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ रहे हो? तो अब इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, क्लियर ना? तो इसका एन फैक्टर 1 है S2O3 का, और S4O6 का एन फैक्टर कितना है, 2 है। बोलो बात क्लियर हो रही है सबको? ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और पहली बात क्या ध्यान रखनी, इसके एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, हाइपो सॉल्यूशन। और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट तरह काम करता है। और जब ये रिड्यूसिंग एजेंट तरह काम करता है बेटा, तो ये क्या काम करता है, ये I2 को, है ना, आयोडीन को, यानी कि I2 को ये चेंज कर देता है I- में। तो I2 को ये क्या करता है, I- में। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, S2O3 2- प्लस I2 गिव्स I- प्लस S4O6 -2। क्लियर ना?
तो अभी इसके बाद हम रिएक्शन उसको करेंगे, तब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो बाकी तो क्या है, देखो ऑलमोस्ट हमारा हो गया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आज का सेशन अपने को यही क्लोज कर देते हैं। ठीक है, हाँ वो चीज़ें अपनी है, तो आपको अगर लिखना है तो आप इसको लिख लीजिए, बट कन्वर्जन में एक नहीं बताना चाहता हूँ, कन्वर्जन खूब ढेर सारे हैं, तो मैं उसको सोच रहा हूँ उसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँ। तो फिलहाल आज की क्लास मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद क्या है, इसके बाद सोडियम थायोसल्फेट जो है बहुत ही अच्छा क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट तरह काम करेगा, वो सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो I-I2 को वो रिड्यूस कर देगा कहाँ पर, I- में। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं जो है आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा, और कुछ उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपका क्या होता है, वो आपका एग्ज़ाम होता है कि आपने भाई पढ़ा क्या, आपने अभी तक जो भी पढ़ा है वहाँ से आपको निकल के कितना आ रहा है, आप कितना स्ट्रांग बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात, आप स्ट्रांग हो, आपके पास कैपेबिलिटी है, तो ही आप बैठे हो, तो ही आप वीडियो को देख रहे हो, तो ही आप सीखने वाले हो, और आने वाले टाइम पर अच्छे मार्क्स भी लाओगे। ये भी मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम नोट्स को बिल्डअप करना है, चीज़ों को रिवीजन की स्ट्रेटजी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनानी है, और जो भी चीज़ें पढ़ाया जाए उसको अच्छे से आपको पढ़ना है, और विथ प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि आपको भी पता है नीट में 180 क्वेश्चंस हैं। 180 क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है। तो आपको भी पता है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए और मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए आपको स्पीड भी चाहिए और साथ साथ एक्यूरेसी भी चाहिए। चलो, इन्हीं बातों से हम लोग ख़त्म करते हैं आज का सेशन। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश, एक नए पैशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।